नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि जब भी किसी कंपनी के नंबर्स आपके सामने आते हैं, तो वो हमें ये बताते हैं कि इस समय कंपनी की कंडीशन कैसी है। क्या कंपनी इस समय अच्छे कंडीशन में है? क्या मैनेजमेंट यहाँ पे ठीक से परफॉर्म कर पा रही है? नहीं, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? नंबर्स बताते हैं। यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो हमें सारा यहाँ पे पिक्चर क्लियर कर देते हैं कि कंपनी में इस समय चल क्या रहा है। वो हमें ये भी बता देते हैं कि ये सेक्टर में भी ग्रोथ हो रही है, क्या ये सेक्टर के स्टॉक किस तरह यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीजें हमें एक नंबर यहाँ पे बता देते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे मिष्टान फूड, जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप मिष्टान फूड को देखेंगे तो इसका जो बिजनेस मॉडल है ये क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसके पीयर्स में जाइए, यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा ये एफएमसीजी मतलब एफएमसीजी सेक्टर से है। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे दाल चावल ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये ना क्या किसान से लेते हैं, होलसेलर से लेते हैं, उसको पैक करके ये सेल करते हैं। मतलब ये जो एक आप देख रहे हैं, ये जो अनाज है इनका यही बिजनेस है। जैसे गेहूं चावल आटा यही चीज ये लेते हैं और पैक करके बस ये क्या करते हैं, उस चीज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। यही इनका यहाँ पे बिजनेस मॉडल है। आप देख सकते हैं ये जो बिजनेस मॉडल है ये इतना ज्यादा मतलब कि ये एकदम कुछ अलग नहीं है। इस बिजनेस का कोई मोट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोट दिखे कि हाँ ये बिजनेस का जो मोट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बिजनेस में कोई और नहीं घुस पाएगा, अगर घुसेगा भी तो उसे बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ऐसा तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। इस बिजनेस में कोई भी आ सकता है, ये तो किराना स्टोर में भी ये काम हो सकता है। तो एक बहुत मामूली सा इनका बिजनेस मोट है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम जो इनका बिजनेस मॉडल है काफी एकदम सिंपल सा है, जो कि ये चीज दिखा रही है कि इतना स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि जिस कंपनी के पास अपना खुद का मोट होता है और वो भी स्ट्रांग हो, तो उससे क्या होता है, ये दिखता है कि बिजनेस यहाँ पे काफी लंबा अरसे तक चलेगा, इनका फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके यहाँ पे थोड़ा आगे इनके मार्केट कैपिटल पे नजर डालिए, कंपनी का मार्केट कैपिटल है 407 करोड़ का, यानी कि बहुत छोटा है इसका मार्केट कैपिटल। अगर डेट को देखेंगे तो 62.2 करोड़ का इनका यहाँ पे डेट है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि ज्यादा तो नहीं है इनका डेट इनके मार्केट कैपिटल कंपेयर में, लेकिन ये छोटा भी नहीं है क्योंकि इनका मार्केट कैपिटल खूब छोटा है और एक स्मॉल कैप कंपनी है। और दूसरी बात यहाँ पे सबसे जो हमें डिस्टर्ब कर सकती है वो है इनका जो बिजनेस मॉडल है। क्योंकि बिजनेस मॉडल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप करंट प्राइस देखेंगे तो इस समय यहाँ पे 4 रुपए के आसपास है, लेकिन ये जो इसका करंट प्राइस है काफी ज्यादा गिर चुका है। अगर इसका हाई देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका हाई 7.79 है और लो 2.97 है। आप देख रहे हैं कि प्राइस बहुत पेनी स्टॉक, यहाँ पे पेनी स्टॉक बन चुकी है। बहुत छोटी सी कंपनी है और छोटी यहाँ पे बन चुकी है। अगर आप यहाँ पे इसकी ईपीएस को देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पे 2 रुपया और 44 पैसा है। और यहाँ पे इनका स्टॉक का पी 1.5 है, यानी कि लोग इससे अवेयर हो चुके हैं कि कंपनी में कुछ अब रहा नहीं है। लेकिन ये स्टॉक आज हम इसलिए एनालाइज कर रहे हैं जिससे कि आप यहाँ पे सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए कि ऐसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है जिनका बिजनेस जो कंपनी का पहले तो बिजनेस मोड नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए आज हम स्टॉक को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं जिससे कि आपका जो यहाँ पे थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। चलिए हम इसके थोड़े फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं। ये है इनके फाइनेंशियल्स। अगर आप यहाँ पे इसके सेल्स को देखेंगे, सेल्स को हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। सेल्स और रेवेन्यू का मतलब एक ही होता है। पहले तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने साल भर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि उसने अपने प्रोडक्ट को कितना सेल करके कितना अमाउंट अपने बिजनेस में लेकर आए। तो यहाँ पे 5 करोड़ यहाँ पे इन्होंने जनरेट किया है। अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 2014 में इनका 5 करोड़ था और यहाँ पे 2026 में 1153 करोड़ का हो गया। अब आपको लगेगा कि कंपनी अच्छा तो कर रही है, कंपनी भले धीरे है लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है। आप हमेशा ध्यान दीजिए, कभी किसी एक चीज को देखकर आप डिसीजन मत लीजिए कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। आपको हर एक चीज को, हर एक आइटम को जाके एनालाइज करना है, फिर जाके आपको डिसीजन लेना है कि वो स्टॉक अच्छा है भी या फिर ऊपर से बस कवर अच्छा किया गया है। अगर आप इसके एक्सपेंस को देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस भी उसके रेवेन्यू के हिसाब से बढ़ रही है। और अगर आप इस साल के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे
नजर डालिए तो कहाँ मार्च 2014 में इनका जो रेवेन्यू था जीरो था, 15 में जीरो था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2026 में ये 2 करोड़ 67 हो गया, मतलब 267 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है। बल्कि अगर आप ध्यान देंगे 2024 में 2025 और 26 से यहाँ पे ज्यादा है, यानी 2 साल से इसमें बस गिरावट देखने को मिल रही है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और वही सेम चीज आपको इनके मार्जिन में भी देखने को मिलेगी, जो कि इनका EBITDA मार्जिन है वो भी यहाँ पे काफी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, ये चीज तो पहले ही आपको 3 साल में देखने को मिल रही है कि यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है, EBITDA मार्जिन भी गिरा जा रहा है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरता जा रहा है, ये दोनों चीज कंटिन्यू गिरती जा रही है। यहाँ पे एक आपको थोड़ा सोचना चाहिए रुक के कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसे गिरते जा रहे हैं। अगर गिर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा स्टॉक अच्छा है या नहीं। तो हम नीचे आते हैं, अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे इनके बैलेंस शीट पे आइए, तो आप बैलेंस शीट पे इनकी नजर डालिए कि इनके बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप इनके बोरोइंग्स को देखेंगे तो कंपनी के बोरोइंग्स यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। मार्च 2014 में देखेंगे तो ये 1 करोड़ का था और 2026 में बढ़ के 62 करोड़ का हो गया है। अगर आप देखें तो इनका मार्केट कैपिटल काफी छोटा है, कंपनी काफी छोटी सी है, तो ये जो 62 करोड़ है ये भी एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे माना जाएगा। अगर कोई बड़ी कंपनी होती 10,000 करोड़ की होती तो ये बोल देते आपकी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कि कंपनी के पास इतना कर्ज ही नहीं है, वो आराम से यहाँ पे भर पाएगी। अगर आप इनके फिक्स असेट को देखेंगे तो कंपनी का एक टाइम था फिक्स असेट उसके पास, यहाँ पे हाईएस्ट देखेंगे 2018 में 11 करोड़ का था, जो कि अभी धीरे धीरे सेल कर रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है, अपने ही फिक्स असेट को सेल कर रही है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर कंपनी अपने ही फिक्स असेट को वो सेल करती जाएगी तो वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी। आप बताइए, अगर आप हैं, आप चाहते हैं फ्यूचर में कुछ बनना, अगर CFA करना चाहते हैं, आप CA बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, आपको क्लासेस लगाने होंगे, आपको अपने ऊपर खर्च तो करना ही होगा, तभी तो आप सीखेंगे और फिर आगे जाके आप CA बन पाएंगे। तो सेम चीज यहाँ भी है। अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, फ्यूचर में ग्रोथ देखना चाहती है अपने बिजनेस में, और जो जिस इन्वेस्टर ने उनके कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसका भी इन्वेस्ट में, जो इन्वेस्टर है उसके भी पैसों में बढ़ोतरी होने के लिए कंपनी को अपने अंदर तो इन्वेस्ट करना होगा। उसके लिए क्या करना होता है, कंपनी को कैपेक्स करना होता है। तो आप देख के बताइए, क्या कंपनी यहाँ पे अपने कैपेक्स को बचा रही है, सेल कर रही है। कंपनी यहाँ अपने कैपेक्स को कंटिन्यू सेल करती जा रही है। ये भी एक रेड फ्लैग है कि कंपनी अगर अपने कैपेक्स को सेल कर रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगी, यहाँ से। जब उसको रेवेन्यू, अगर उसका कैपेक्स कम हो जाएगा, जो चीज मशीन वगैरह जो भी अगर वो सेल कर दे रही है तो उसका मतलब तो यही हो रहा है ना, कैपेक्स सेल हो रहा है तो रेवेन्यू भी यहाँ पे इनका रुक सकता है, रेवेन्यू पे भी इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और ये भी एक रेड फ्लैग है। इस सारी चीजों को कभी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे जो कि आपको काफी ज्यादा यहाँ पे शॉक करने वाली है। आप देख के शॉक हो जाएंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर आप इसके ट्रेड रिसीवेबल पे नजर डालिए, ये देखिए इस शेयर का ट्रेड रिसेबल, आप देख रहे हैं कंपनी जितना कमा नहीं रही उससे ज्यादा तो अभी आना इनका बाकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो इनका 1,153 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि अभी 2,273 करोड़ आना बाकी है, इनके गले में पैसा गिरा ही नहीं। अब हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे फेक फेक रेवेन्यू दर्शा रही हो। अगर आप ध्यान दें तो पिछले साल 2025 में 1,158 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू था आना बाकी था, जो कि इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू दिखाया है 1,375 करोड़ का। इन्होंने कहा कि हमने इतना रेवेन्यू बुक किया हुआ है, जिसमें से इनका क्या 1,158 करोड़ आना बाकी था। अब इसका क्या मतलब हो रहा है कि कंपनी के जो पिछले ट्रेड रिसीवेबल्स है यहाँ से, अगर आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि हमारा 59 करोड़ आना बाकी है, फिर नेक्स्ट ईयर ये बोल रहे 1,158, मतलब इनका पैसा यहाँ पे फंसता जा रहा है। मतलब पिछले साल का जो इनका रेवेन्यू जो बोल रहे थे कि मिलने वाला है, जो कि इन्होंने रेवेन्यू पर बुक किया हुआ है, लेकिन अभी इतना पैसा इनके गले में गिरना बाकी है। जैसे कि आप मान लीजिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपके पास ये मार्कर है, आपने इसको मार्कर ये प्रोडक्ट बनाया आपने और इसको आपने 100 रुपए में बाहर सेल कर दिया। अब आपने 100 रुपए में इसको सेल कर दिया है और आपने अपने बुक में रेवेन्यू में डाल दिया कि इतने का हमने प्रोडक्ट सेल किया और 100 रुपया हमारे पास आ गया।
ऐसा आपने कर दिया। लेकिन जब वो जिसको आपने होलसेलर को ये दिया है बेचने के लिए प्रोडक्ट अपना, तो उसने आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र मान लीजिए 30 रुपया दिया और 70 रुपया अभी नहीं दिए है उसने। तो आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेस वाली बात है कि आपने अपना प्रोडक्ट तो दे दिया है लेकिन आपको मात्र 30 रुपया मिला, 70 रुपया अभी बाकी है। मतलब आपने तो लिख दिया कि प्रोडक्ट मैंने 100 रुपए का सेल कर दिया है और ट्रेड रिसीवेबल में आके लिखे थे 70 रुपया अभी मिलना बाकी है। मतलब कि अभी 70 रुपए आपके इधर गले में गिरे नहीं है, अभी तक आपको कैश मिला नहीं है। ये भी एक रेड फ्लैग है, कंपनी का पैसा फंसा हुआ है। और आप देख रहे हैं 2-3 साल का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ दिख रहा है। ये आप अगर देखेंगे यहाँ पे 1375 करोड़ का इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया था। और यहाँ पे दिख कितना रहा है, 1158, यानी कि जो इनकी 2024 का भी यहाँ पे इनका पैसा फंसा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2026 का, मतलब कि यहाँ पे 2025 के भी पैसे अभी तक इनके गले में नहीं गिरे हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रैप में रिटेलर्स को फंसाया जा रहा है। अब जिनको नहीं पता कि हमें ये चीज भी देखनी है, वो तो सादा एकदम आसानी से इस चीज में तो फंस जाएंगे। वो बस रेवेन्यू अगर उनको देखना हुआ और अगर वो देखने में इंटरेस्टेड भी हुए तो ज्यादा से ज्यादा क्या देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, ये जो उनका बॉटम लाइन है ये देखेंगे कि कंपनी ने मुनाफा किया हुआ है। और क्या देखेंगे ज्यादा तो क्या देखेंगे, डिविडेंड। लास्ट में वो एक डिविडेंड देख लेंगे, एक देख लेंगे उनका बॉटम लाइन कैसा है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा अगर देखने की कोशिश भी करेंगे तो डिविडेंड देखेंगे। तो कंपनी डिविडेंड दे रही तो फट से रिटेलर्स उस शेयर में घुस जाते हैं और उस शेयर में बाइंग करना तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे आए हैं, अब इनके बैलेंस शीट को तो आपने देख लिया। आपको तो यही चीज सबसे ज्यादा यहाँ पे परेशान कर देनी चाहिए थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा अगर हो भी रहा है तो ऐसे स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट क्यों करें। आपको तुरंत ऐसे स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए जो कंपनी अपने पैसे को नहीं ला पा रही है। आप सोचिए उसकी वजह से क्या होगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उनका जो वर्किंग कैपिटल है, अगर कैश फ्लो में देखेंगे तो आप देख रहे कैश फ्लो में कंपनी यहाँ पे अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने में पूरी तरह से असमर्थ है। मतलब उन्हें अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ रहा है बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऊपर इनके पैसे कितने फंसे हुए थे, जिसकी वजह से इनके पास जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक क्या करना होगा, इनको अपनी कंपनी से पैसा लगाना होगा। अगर आप इनके रेशियोज को देखेंगे, ये कंपनी के रेशियोज अगर आप देखेंगे तो ये भी, अब जब ऊपर इतने सारे रेड फ्लैग्स आपको दिख गए तो आपको लगता है रेशियोज आपको और ज्यादा रेड फ्लैग दे देंगे। इनके हर एक स्टेप पे आपको एक नया नया रेड फ्लैग देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखिए 2026 में, मतलब इसी साल अगर आप देखेंगे तो इनको कितने दिन में पैसा मिल रहा है। जैसे कि इन्होंने अपने होलसेलर को अपना ये जो मार्कर बेच दिया, फिर इसका पैसा उनको कितने दिन में मिल रहा है, 719 डेज में। लेकिन जहां से उन्होंने ये मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल उठाया था, वहां इनको देना पड़ रहा है 431 डेज में। मतलब इनको पैसा मिल लेट रहा है लेकिन देना जल्दी पड़ रहा है, जिसकी वजह से पैसा इनको अपने बिजनेस से निकाल के देना पड़ रहा है। अगर थोड़ा हम नीचे आएंगे, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर नजर डालें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 43.48% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है और पब्लिक ने यहाँ पे जम के खरीद ली है। 56.52% की होल्डिंग है। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरह साफ साफ दिख रहा है कि ये शेयर अब घर घर जा चुका है। यहाँ पे प्रमोटर्स ने पब्लिक को ये शेयर चिपका दिए हैं। आप देख रहे हैं नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, 4,52,277। मतलब ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये जो शेयर है अब ये घर घर जाके पहुंच चुका है। ये सबको, सारे रिटेलर्स जो नॉविस रिटेलर्स है उन तक पहुंच चुका है और इस शेयर को लेके जरूर वो पछता ही रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे इनके चार्ट पे नजर डालेंगे तो इनका लाइफ टाइम हाई अगर आप देखें तो 36 के आसपास है। आप सोचिए ये शेयर कभी अपने ये लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच तक नहीं पाया है, कैसे पहुंचेगा। आप सोचिए जैसी प्राइस ऊपर जाएगा, जो यहाँ फंसा है, जो यहाँ फंसा है, जो यहाँ फंसा है, तुरंत यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। और तुरंत आप देखिए कैसे आपको सेलिंग देखने को मिल रहा है। आपको ऐसी सेलिंग देखने को मिलता है। और आपको पता है नॉविस ट्रेडर ऐसे ही फंसते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप कभी नहीं फंसेंगे, हम भी फंसे हैं। हम एक बार एक स्टॉक को देखकर हम इतना अट्रैक्ट हो गए थे, जब हमें बिल्कुल भी शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं था। हमारा पहला कदम था, हमें लगा कि ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, थोड़े 2-3 पेज पढ़ते हैं, बोलते हैं ना अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो सेम चीज हमारे साथ हो चुकी है। जैसे कि हम बताएं कि स्टॉक में हम फंसे थे, वो स्टॉक सबको ही पता होगा जहां तक हमें लगता है, वो है क्वालिटी स्टॉक।
लेकिन हम इसमें इन्वेस्ट नहीं किए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये स्टॉक हमें बहुत अच्छा लगा था, हम कन्विंस करे थे कि हमें पैसे दे दो, हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। हम एकदम, क्योंकि हमें कुछ पता ज्यादा था नहीं, हम पढ़ लिए थे एक बुक कि जिस जो बिजनेस आपको समझ में आए आप उसमें इन्वेस्ट कर दे। उसके आगे का हम पढ़ना है पसंद ही नहीं किया, और हम सोचने लगे कि ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है। ज्यादा हम क्या देखते हैं, कुछ चीजें देख ली, शेयर प्राइस देख ली, और चार्ट भी हमें उतना देखने नहीं आता था पहले। पहले तो हम कैंडल चार्ट की जगह लाइन चार्ट देखते थे हम, मतलब हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि लाइन चार्ट हमें क्या बता देगा। लेकिन हम उसी में खुश हो रहे थे कि हमें तो समझ में आ गया है कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हम यही सोच के मार्केट में आ गए थे, और ये जो लाइन चार्ट देख रहे हो, हम लाइन चार्ट देख के डिसाइड कर रहे थे कि ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, हम इसमें बाय करेंगे। इतने तो हम, मतलब क्या बताएं, जब एक नॉविस ट्रेडर होता है ना, वो ऐसी होता है, नॉविस इन्वेस्टर ऐसी होता है, जो कि हम खुद भी एक बार रह चुके हैं। अब देखिए हम कहाँ पे सोच रहे थे, बहुत पहले, जब 2020 उसमें या फिर 2018 के आसपास हम फर्स्ट टाइम चार्ट खोल के देखे थे, और यही हाल हुआ था। अब पता है, जब मार्केट में आप एंटर करते हैं ना, तो 2-3 साल तक तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। आपको लगता है कि जब आप कोई स्टॉक खरीदे जाएंगे तो आपको लगता है कि हमें तो सब पता है स्टॉक कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, और आप स्टॉक को खरीद लेते हैं। जब वो लॉस करने लगता है तब आपको लगता है कि अरे हमसे गलती हो गई। लेकिन आप सेम गलती वापस करते हैं, कुछ दिन बाद करते हैं। आप एक बुक पढ़ लेंगे, एक दो वीडियोस देख लेंगे नॉर्मल सी, और फिर आप तुरंत डिसाइड कर लेंगे हाँ हमें तो सब कुछ आए। ऐसे सबके साथ होता है, एक अकेले आप नहीं, हमारे साथ भी सेम चीज हुई है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 साल तक तो हमें बस उसी चीज में, हम एक सर्कल में से घुसे हुए थे, जैसे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें, चार्ट क्या होता है, ये सी। लेकिन ना आपको ना चीजें रीड करती रहनी चाहिए, रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें ना रीड करना बहुत ज्यादा, अगर आप एक अलग चीज निकल के दिखना चाहते हैं तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको रोज अपने आप को ना अपडेट करके रखना जरूरी है। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे ना, तो आप पीछे छूट जाओगे। आपको ना न्यूज पढ़ना चाहिए, जिस फील्ड में, उससे रिलेटेड न्यूज पढ़िए, लेकिन पढ़िए, न्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको अपने थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए कि माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, मतलब क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है, इस समय अपने इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है। थोड़ा तो नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसानी होता है, क्योंकि सेक्टर आ जाता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं, तो सेक्टर को कभी मत छोड़िएगा। इस सेक्टर ही आपको बताएगा क्या इस सेक्टर में अभी ग्रोथ होने के लिए जगह है भी या नहीं। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई सेक्टर आपने लिया, उस सेक्टर में अगर ग्रोथ होने के लिए जगह नहीं है, तो स्टॉक कैसे मूव करेंगे, स्टॉक जो कंपनीज है वो कैसे और ग्रो कर सकती है फ्यूचर में, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा पहले आप सेक्टर को प्रायोरिटीज दीजिए, और सेक्टर से पहले आप माइक्रो इकोनॉमिक को प्रायोरिटीज दीजिए। ये देखिए, क्या इस समय जो हमारा इकोनॉमिक चल रहा है, जो हमारे देश में सिचुएशन है, क्या वो सिचुएशन हमारे सेक्टर को इस समय सपोर्ट करेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेक्टर को भी सपोर्ट की जरूरत होती है, पुश की जरूरत होती है। अगर सेक्टर को ही पुश नहीं मिलेगा, तो वो तो साइडवेज रह जाएगा। एक एग्जांपल हमारे पास है फार्मा। अगर आप फार्मा इंडेक्स को जाके देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी कि 2 साल से ना वो साइडवेज रहेगी, बहुत टाइम से रहेगी। एक सेकंड में हम दिखाते हैं आपको। अगर आप उसके चार्ट को देखें, अब क्या हो रहा है, अगर आप फार्मा के ना कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, अगर आप फार्मा के सबने क्या कर दिया है, सबने ब्रेकआउट दे दिया, भले वो स्टॉक अच्छा हो फंडामेंटल या नहीं। ये तो प्रॉब्लम है, जब स्टॉक गिरते हैं ना, तब आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक ढूंढने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, अगर हम आपको दिखाएं थोड़ा सा, ये देखिए, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये जो कि काफी समय से साइडवेज था। अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये था 2014 का अक्टूबर, और आज का समय देखिए यहाँ पे 2026 है। मतलब अगर आप देखेंगे, इधर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रहा लाइन, ये काफी समय से इसी रेंज में था। अब देख रहे हो किस, ब्रेकआउट भी तो मिला है, लेकिन क्या हो गया, इस सेक्टर में वापस सेलिंग आ गई है। आप देख रहे हैं किस तरह ऊपर की वीक है, काफी ज्यादा सेलिंग आ गई, ताकि ऊपर का वीक ही हमें बता रहा है कि इस सेक्टर में वापस सेलिंग आई है। लेकिन अगर आप कोई भी फार्मा के स्टॉक्स उठाएंगे ना, सेम आपको यही पिक्चर देखने को मिलेगी। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं ना, फार्मा सेक्टर में क्या चल रहा है, तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, फार्मा सेक्टर कह रहे हैं, पूरे डिटेल में बनाया है। अगर आप देखेंगे ना, तो आपको काफी नॉलेज यहाँ से मिल पाएगा, इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि फार्मा सेक्टर इस समय कैसा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, क्या हमें इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या नहीं, या फिर एफआईज और डीआईज कौन से स्टॉक में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये सारी चीजें ना आपको यहाँ पे एकदम एकदम आराम से मिल जाएगी, और एक अच्छा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे फार्मा स्टॉक पे हमने बनाया, फार्मा के ऊपर है। आप एकदम आराम से समझ पाएंगे कि इसमें क्या चल रहा है इस समय फार्मा सेक्टर में। और अगर हम देखें क्वालिटी को, तो जैसे कि हमने बता दिया इसमें क्या प्रॉब्लम थी। अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए,
इसके भी ट्रेड रिसीवेबल पे नजर डालिए बस। ये देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसका ट्रेड रिसीवेबल कंटिन्यू बढ़ रहा है। आपको शॉकिंग लगेगा कि इतना ज्यादा। अगर आप इसके यहाँ पे ये देखिए, अगर आप इसको इसके परसेंट वाइज से कंपेयर करेंगे, जैसे कि अगर हम करें ये जो है 2018 का कैलसी ले लीजिए आप, तो आपको थोड़ा और डाउट क्लियर है क्या। आप देखें 2018 में कितना 1897 करोड़ अभी इनका आना बाकी है। और रेवेन्यू देखिए कितने में से 7319। अगर आप परसेंट देखेंगे ना तो ये पूरा 26% है। और ये बनाती क्या है, एक डेयरी प्रोडक्ट है। आप सोचिए कि आप अगर ये डेयरी प्रोडक्ट कैसा है, अगर आप जाएंगे कहीं माल उठाने, तो यहाँ पे कैसा होता है, पेरिशेबल है ना, पेरिशेबल गुड्स है। तो क्या होता है, तो दो तीन एक दिन में ही खराब हो जाती है। अगर ज्यादा टाइम हो जाए, गर्मी का टाइम रहे तो जल्दी खराब हो जाता है। तो क्या होता है इधर कि आप पैसे दीजिए माल उठाइए, पैसे दीजिए माल उठाइए। तो यहाँ पे ऐसी चीज क्यों हो रही है कि इनका पैसा अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। ये भी बहुत एक बहुत बड़ी बात है कि हमें इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप देखें डेटेड डेज पे नजर डालिए, इनको कितना लेट पैसा मिल रहा है। 95 डेज लग रहे हैं इनको पैसा मिलने में, और देना कितने दिन में, 3 दिन में देना है। ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यही सारी चीजें देख के ना आपको तुरंत समझना चाहिए कि ये सारी रेड फ्लैग्स है जिसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये अगर ये चीज सिचुएशन आपके सामने आ गई कि डेटेड डेज इतना ज्यादा है और डेज पेबल जो है कम है, तो हम क्या करें। तो आप क्या करिए, यही सेम कंपनी को, जो सेम बिजनेस ऐसी कोई कंपनी करती होगी ना, उसके साथ कंपेयर कर लीजिए। जो पीएस कंपनी है, सेम ऐसी कंपनी से जो सेम काम करती हो, सेम बिजनेस मॉडल हो, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म करे, कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।